गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे और कार्ल मार्क्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसके पश्चात कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बाद एक अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स ने इतिहास को द्वंद्वात्मक सिद्धांत के माध्यम से विश्लेषित किया है। इतिहास द्वंद्वात्मक स्वरूप में आगे बढ़ता है जिसका आधार भौतिक पदार्थ होते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान मानव की मूल आवश्यकता है। इसकी प्राप्ति प्रकृति से श्रम के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अतः भौतिक संपदा का उत्पादन सामाजिक विकास का आधार माना गया है। मानवीय क्रियाएं केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं, जैसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। उन्होंने उत्पादन के साधनों के आधार पर समाज में परिवर्तन की व्याख्या की और उसमें निम्न युगों का उल्लेख किया है। प्रथम, आदिम साम्यवादी युग। इस युग के तहत मानव एक पूर्ण स्वतंत्र समाज में रहता था। धीरे धीरे इस समाज में कार्य बढ़े, आवश्यकताएं बढ़ी, संसाधन बढ़े, जिसमें औजार, हथियार इत्यादि बढ़ने लगे और इस प्रकार धीरे धीरे मानव के बीच में एक शक्ति संघर्ष शुरू हुआ। इसी उसने आदिम साम्यवादी युग माना। धीरे धीरे द्वितीय काल आया जिसको उन्होंने दास युग का नाम दिया। इसके अंतर्गत मानव समाज वैयक्तिक संपत्ति रखने लगा, कृषि व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, श्रम का विभाजन हुआ, आमोद प्रमोद के क्रियाकलाप बढ़े, विद्या, अध्ययन, कला, राजनीति का कार्य विभाजन आदि विकसित होता है और धीरे धीरे विशेषज्ञता के आधार पर मालिक और दासों की व्यवस्था डेवलप होती है। धीरे धीरे दासों की संख्या बढ़ने लगी और मालिकों द्वारा अपने अनुसार कानून, पुलिस, जेल आदि का निर्माण किया जाने लगा। इस युग को दास युग माना गया। मार्क्स के अनुसार तीसरा युग आया है सामंती युग। इस सामंती युग में बहुत संख्या में दास मुक्त तो हो गए किंतु जमीन के गुलाम हो गए, अर्थात समाज का वह तबका जिसने श्रम और पूंजी दोनों पर ही अपना आधिपत्य जमा लिया और शक्ति उनके हाथों में आ गई, वो राजा, सामंत या स्वामी हो गए। ये राजा युद्ध लड़ते थे, दास उनकी जमीन पर उत्पादन करते थे। हथकरघा उत्पादन भी शुरू हुआ, वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हुआ और व्यापारी वर्ग उदित हुआ। वह ज़्यादा संचयी हो गया, पूंजी को संचय करने लगा और समाज का मालिक बन गया और जो श्रम के आधार पर जीवन अपना संचालित कर रहे थे वे दास हो गए। इसी के साथ साथ एक युग आया पूंजीवादी युग, जिसको हम कहते हैं मशीनों का युग। मशीनीकरण में वेतनभोगी दास के रूप में मानव का एक नया समाज विकसित हुआ और यहीं पर ही मध्यम वर्ग भी उत्पन्न होता है। जब पूंजीवाद विफल होगा तो सर्वहारा या श्रम की विजय होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। क्योंकि अब संघर्षात्मक स्थिति तेज हो गई और मालिकाना हक मुट्ठी भर लोगों के पास हो गया और दासों की संख्या और तेजी से बढ़ने लगी। यद्यपि इन दासों के श्रम के आधार पर ही पूंजीपति वर्ग स्थापित था, ऐसे में कार्ल मार्क्स की यह अवधारणा कि एक ऐसा युग आएगा जब सर्वहारा युग जिसे कहा जाएगा, जिसमें पूंजीपति के विरुद्ध क्रांति उत्पन्न होगी और इस क्रांति के पश्चात एक साम्यवादी युग आएगा। उस साम्यवादी युग का जो विश्लेषण कार्ल मार्क्स करते हैं वो कहते हैं इसके अंतर्गत समाज में कोई वर्ग नहीं रहेगा, बल्कि वर्ग विहीन
राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। यहाँ राज्य विहीन का अर्थ है कि केंद्रीय शक्ति किसी के हाथ में नहीं होगी, सब में एक समानता की स्थिति होगी और क्षमता के अनुसार व्यक्ति कार्य करेगा और आवश्यकता के अनुसार उसे प्राप्ति होगी। इस प्रकार संपूर्ण समाज में एक समानता, आर्थिक समानता की स्थिति व्याप्त होगी। यही साम्यवादी युग होगा और यही सर्वश्रेष्ठ युग मानव सभ्यता के लिए होगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या की है। अब आइए जानते हैं इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं। पहला, मानव समाज के विकास का अध्ययन इतिहास द्वारा होता है। दूसरा, सामाजिक विकास के कुछ वैज्ञानिक नियम होते हैं जो एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आर्थिक तत्व इस विकास का आधार होता है। और चौथा, वर्ग संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है। इन चार विशेषताओं के साथ में कार्ल मार्क्स ने अपनी इतिहास की आर्थिक व्याख्या को स्पष्ट किया है। लेकिन इसकी व्याख्या के अंतर्गत कुछ कमियां दिखाई देती हैं जिसे हम आलोचना के रूप में जान सकते हैं। पहला, ऐसा माना जाता है कि केवल आर्थिक तत्व की महत्ता जीवन की पूर्णता नहीं है, बल्कि अन्य तत्व भी जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरा, सभी घटनाएं आर्थिक तत्व का परिणाम नहीं होती, क्योंकि प्रकृति, नैतिकता, भावनाएं, यह सारी चीज़ें मिलकर एक जीवन की पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। तीसरी कमी, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सभी कुछ अर्थ से ही प्रभावित है, मनुष्य का पूरा जीवन अर्थ से प्रभावित है। ऐसा नहीं है। धर्म की प्रभाविता भी या आस्था पद्धति की प्रभाविता भी मानव जीवन पर होती है। चौथा, सत्ता का आधार केवल आर्थिक तत्व नहीं होता। जैसा कि मार्क्स ने व्याख्या की है कि आर्थिक तत्व के माध्यम से वर्ग बनेंगे, वर्ग संघर्ष होगा और अंततोगत्वा शक्ति स्थापित होगी, फिर उस शक्ति का निरूपण होकर एक समाजवादी स्थिति आएगी। यह कल्पना ज़्यादा दिखाई देती है। एक और कमी हमें दिखाई देती है इस विश्लेषण में कि ये बड़ी अवैज्ञानिक व्याख्या है, जहाँ पर मानव बुद्धि की तो अपेक्षा है और सिर्फ कल्पना लोक की उड़ान है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और दिखाई देती है कि साम्यवादी युग के बाद क्या होगा। चूँकि एक तरफ कहा जा रहा है कि निरंतर एक क्रमिक विकास जारी रहता है जिसमें आर्थिक तत्व प्रभावित करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, मनुष्य की कार्यशैली परिवर्तित होती है। लेकिन साम्यवादी युग जब वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी तो उसके बाद की क्या स्थिति है? क्या व्यक्ति शांत होकर बैठ जाएगा, अकर्मी हो जाएगा, या फिर से एक क्रांति का जन्म होगा? इस पर कार्ल मार्क्स बिल्कुल मौन है। किंतु इन कमियों के बावजूद भी हम ये मानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जिस प्रकार आर्थिक तत्व की महत्ता को दुनिया भर में स्पष्ट किया, वैसा और किसी ने अब तक नहीं किया। यह उनका सबसे बड़ा, उनके विश्लेषण का लाभ दुनिया को दिखाई देता है। धन्यवाद।